हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल गुरु एजुकेशन हब पर। और अभी तक हमने पढ़े कक्षा 7 की विज्ञान के 5 पाठ पूरे पढ़ लिए हैं और कक्षा 7 की विज्ञान हम पढ़ रहे हैं और कक्षा 6 की विज्ञान हम पहले से पूरी कर चुके हैं। और इससे पहले उन सबका धन्यवाद जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब किया है, और उन लोगों से रिक्वेस्ट है जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट दीजिएगा। तो अभी हम पढ़ेंगे कक्षा 7 की विज्ञान का छठा चैप्टर है अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, एंड्रोसिन ग्लैंड्स। तो अभी इसको शुरू करते हैं हम इस चैप्टर को। इसमें क्या क्या पढ़ेंगे, मुख्य अध्ययन बिंदु है इसमें कि किशोरावस्था क्या है, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ व हार्मोन क्या है। ये सबसे पहले तो किशोरावस्था पढ़ेंगे। दूसरे नंबर पर अंतःस्रावी ग्रंथियाँ व हार्मोन, आउटो ग्रंथ, थायराइड ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि। यानी कि जो कि अंतःस्रावी सारी ग्रंथियां हैं वो ग्रंथियां पढ़ेंगे, प्लस उनके हार्मोन पढ़ेंगे। फिर किशोरावस्था में अच्छा स्वास्थ्य है, जो कि किशोरावस्था में अच्छा स्वास्थ्य क्या होता है वो पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि किशोरावस्था क्या है, कि किशोरावस्था क्या होती है, कौन सी अवस्था होती है, कब शुरू होती है, क्या इसके लक्षण हैं, वो हम पढ़ेंगे। तो हम हमारे जीवन काल में बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवा अवस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था, यानी कि कितनी अवस्था हो गई कि बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवा अवस्था, प्रौढ़ अवस्था और वृद्धावस्था, यानी कि 5 अवस्थाओं से गुजरते हैं। 11 वर्ष की आयु से प्रारंभ होकर 18 या 19 वर्ष की आयु, यानी कि जो 11 से चलती है कितने तक, 18 या 19 वर्ष तक चलती है, वो आयु क्या कहलाती है, वो आयु किशोरावस्था कहलाती है, एडोलसेंस कहलाती है। जो बाल्यावस्था, किशोरावस्था हमने पढ़ी, जो रीट की मनोविज्ञान है उसके अंदर उत्तर बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर किशोरावस्था, ये उसके भी अलग अलग प्रकार दिए गए हैं, लेकिन वो रीट की मनोविज्ञान में है। यहाँ हम नॉर्मल ही पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स। तो अभी हम बात कर रहे हैं किशोरावस्था की। तो जो 11 से 18 वर्ष की आयु है, जो 11 से 18 वर्ष की आयु है वो क्या कहलाती है, किशोरावस्था कहलाती है। इस अवस्था के लक्षण क्या क्या है, इस अवस्था के लक्षण है चेहरे पर दाढ़ी मूछें आना, और चेहरे पर कील मुहासे निकलना, और लंबाई में तेजी से वृद्धि होना। तो ये परिवर्तन होते क्यों है, क्या इन परिवर्तनों का कारण है कि किशोरावस्था में ये परिवर्तन क्यों होते हैं। तो ये परिवर्तन शरीर में कुछ रासायनिक पदार्थों द्वारा होते हैं। क्यों होते हैं, शरीर में कुछ रासायनिक पदार्थ होते हैं उनके द्वारा होते हैं। और उन रासायनिक पदार्थों को क्या कहते हैं, उन रासायनिक पदार्थों को हम हार्मोन कहते हैं। ये शारीरिक परिवर्तन कुछ रासायनिक पदार्थों द्वारा होते हैं जिन्हें कि हम हार्मोन कहते हैं। क्या कहते हैं, हार्मोन कहते हैं। ये हार्मोन हमारे शरीर की अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा रुधिर में स्रावित होते हैं। कहाँ कहाँ स्रावित होते हैं ये हार्मोन, हमारे शरीर के अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा रुधिर में स्रावित होते हैं। तो इस पार्ट में हम क्या पढ़ेंगे, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ कौन कौन सी है, उनसे कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं, उन हार्मोनों से हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है, वो हम अभी अध्ययन करेंगे। तो किशोरावस्था क्या है, किशोरावस्था एक ऐसा अजीब काल है जिसमें आप ना तो बच्चे रहते हैं ना ही बड़े। ये बाल्यावस्था और युवा अवस्था के मध्य की अवस्था, यानी कि किशोरावस्था है वो सबसे कठिन अवस्था है। तो किशोरावस्था की बाल मनोविज्ञान में भी परिभाषा दी गई है स्टैनले हॉल द्वारा कि किशोरावस्था तूफान और झंझावातों की अवस्था है। इसमें बहुत सारे तूफान और झंझावात चलते रहते हैं। हमारे शरीर में जो शारीरिक बदलाव होते हैं उस वजह से हम समाज में वगैरह कहीं पे भी एडजस्ट नहीं हो पाते हैं। तो इसलिए स्टैनले हॉल ने भी इस अवस्था को तूफान और झंझावातों की अवस्था कहा गया है। तो ये रीट मनोविज्ञान है, जो रीट की मनोविज्ञान है हम उसमें पढ़ेंगे। तो शारीरिक परिवर्तन क्या लिए होते हैं, कुछ रासायनिक पदार्थ द्वारा होते हैं जिन्हें हार्मोन कहते हैं। तो किशोरावस्था मुख्यतः क्या है, एक ऐसा अजीब काल है, क्या है, एक ऐसा अजीब काल है जिसमें हम ना तो बच्चे रहते हैं ना ही बड़े, और ये बाल्यावस्था और युवावस्था के मध्य की एक अवधि है। अब है कि अंतःस्रावी ग्रंथियाँ कौन कौन सी है और कौन कौन से उनके हार्मोन हैं। तो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ जो कि शरीर के हिसाब से दे रखी है कि पीनियल ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, पैराथायराइड, थायराइड, थाइमस, एड्रिनल, अग्नाशय। अब ये ग्रंथियाँ कहाँ पाई जाती है, इनसे कौन सा हार्मोन स्रावित होता है,
और इन हार्मोन से हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है वो सब हम अभी देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं पीयूष ग्रंथि। तो कभी कभी हम देखते हैं कि हम या तो बहुत लंबे व्यक्ति हमें दिखाई देते हैं या बहुत छोटे व्यक्ति दिखाई देते हैं, औसत कद वाले नहीं लेकिन बहुत लंबे कद के व्यक्ति भी दिखाई देते हैं, और कोई कोई बोने रह जाते हैं, बहुत छोटे रह जाते हैं। मारवाड़ी भाषा में कहते हैं बावने आ गया, बावने आ गया वो। तो ऐसे व्यक्तियों के संपर्क में आते हैं जो कि बहुत छोटे होते हैं और बहुत अधिक लंबे होते हैं। व्यक्तियों के संपर्क से याद आया कि हमें अभी किसी भी व्यक्तियों के संपर्क में नहीं आना है, क्योंकि कोरोना बहुत ज़्यादा फैल रहा है और आज बाड़मेर में भी बहुत ज़्यादा फैला और बाड़मेर सिटी में 7 दिन का लॉकडाउन भी लगा दिया। इतना ज़्यादा बाड़मेर में अचानक से कोरोना फैल गया वापस से। तो कभी कभी हम ऐसे व्यक्तियों के संपर्क में आते हैं जो बहुत छोटे या बहुत अधिक लंबे होते हैं। इनका कद या तो लंबा हो जाता है या छोटा हो जाता है। ऐसा किस कारण से होता है? तो ऐसा किस कारण से होता है ये देखिए। ऐसा पीयूष ग्रंथि द्वारा स्त्रावित एक वृद्धि हार्मोन के कारण होता है। पीयूष ग्रंथि एक वृद्धि हार्मोन स्त्रावित करती है। क्या स्त्रावित करती है? पीयूष ग्रंथि एक वृद्धि हार्मोन स्त्रावित करती है। उसके स्त्रावण के कारण ऐसा होता है। ये हार्मोन क्या करता है? शरीर में वृद्धि को नियंत्रित करता है। शरीर में वृद्धि को नियंत्रित करता है। यदि बाल्यकाल में इस हार्मोन की कमी हो जाती है तो व्यक्ति का कद बौना रह जाता है, और जिसमें अधिक हो इस हार्मोन का स्राव अधिक हो जाता है वहाँ पे व्यक्ति की लंबाई अधिक हो जाती है। तो पीयूष ग्रंथि द्वारा स्त्रावित हार्मोन वृद्धि हार्मोन, जिसके कारण जिसकी कमी हो तो व्यक्ति क्या होता है? बौना रह जाता है। जिसकी अधिकता हो, अधिक स्त्राव हो तो व्यक्ति अधिक लंबाई का हो जाता है। फिर है दूसरी आउटू ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि। तो थायराइड ग्रंथि, आउटू ग्रंथि, इसका कारण क्या है? क्यों होता है? क्या होता है? तो हमारे गले में एक आउटू नामक ग्रंथि पाई जाती है, यानी कि हमारे गले में थायराइड ग्रंथि पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? गले में थायराइड ग्रंथि पाई जाती है। इस ग्रंथि में एक रस बनता है। इस ग्रंथि में एक रस बनता है यानी कि एक हार्मोन बनता है, जिसे क्या कहते हैं? जिसे हम थायरोक्सिन हार्मोन कहते हैं। कौन सा हार्मोन कहते हैं? थायरोक्सिन हार्मोन कहते हैं। थायरोक्सिन हार्मोन कहते हैं। तो जो थायराइड ग्रंथि है यानी कि आउटू ग्रंथि है जो गले में पाई जाती है, उसमें एक रस स्रावित होता है जिसे थायरोक्सिन हार्मोन कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, समझ आया कि आउटू ग्रंथि गले में पाई जाती है। आउटू ग्रंथि को इंग्लिश में थायराइड कहते हैं। जहाँ कहीं भी आउटू ग्रंथि आए, समझ नहीं आए तो उस प्रश्न का इंग्लिश देख लेना चाहिए। हर कॉम्पिटिशन एग्जाम में इंग्लिश आती है। तो क्या है कि उससे एक रस निकलता है जिससे हम थायरोक्सिन हार्मोन कहते हैं। इस हार्मोन के निर्माण के लिए इस ग्रंथि को आयोडीन की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? आयोडीन की आवश्यकता होती है। यदि हमारे भोजन में आयोडीन की कमी हो जाती है तो हमें गलगन रोग हो जाता है। इस रोग का क्या लक्षण है? इस रोग में हमारा गला सूजकर लटक जाता है, जैसा कि इस चित्र में दर्शाया गया है। तो हमें जो हम नमक खरीद रहे हैं वो आयोडीन युक्त नमक होना चाहिए, ताकि हमारे शरीर में थायराइड की कमी ना हो, थायरोक्सिन हार्मोन की कमी ना हो, थायरोक्सिन हार्मोन प्रॉपर बनता रहे। आयोडीन से बनता है। थायरोक्सिन हार्मोन के निर्माण में कौन सहायक है? ये प्रश्न भी आ जाए कि थायरोक्सिन हार्मोन के निर्माण में कौन सहायक है? तो थायरोक्सिन हार्मोन के निर्माण में आयोडीन सहायक है, आयोडीन आवश्यक है। तो हमारे शरीर में आयोडीन की कमी होने से कौन सा रोग हो जाता है? गलगन रोग हो जाता है। इस रोग का लक्षण क्या है? इस रोग का लक्षण है कि हमारा गला सूजकर लटक जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अभी देखते हैं हम अगली ग्रंथि है अग्नाशय ग्रंथि। तो अग्नाशय ग्रंथि क्या है? अग्नाशय ग्रंथि सॉरी अग्नाशय ग्रंथि एक रोग का कारण होती है जिसमें मधुमेह नामक रोग हो जाता है। इस अग्नाशय ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है? इंसुलिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन? इंसुलिन सॉरी इंसुलिन हार्मोन निकलता है। इसकी कमी हो जाए तो कौन सा रोग हो जाता है? मधुमेह रोग हो जाता है। और इस इंसुलिन हार्मोन का निर्माण कहाँ हो रहा है? अग्नाशय ग्रंथि में होता है। और यदि इस इंसुलिन हार्मोन का स्त्राव उचित मात्रा में नहीं होता है तो हमारे शरीर में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है, जो कि हमारे शरीर के लिए हानिकारक है। इसलिए हमें मधुमेह यानी कि डायबिटीज़ रोग हो जाता है, और उस वक्त हमें डॉक्टर कम मीठा खाने की सलाह देते हैं। तो अग्नाशय ग्रंथि से में कौन सा हार्मोन निकलता है? इंसुलिन हार्मोन। कौन सा? इंसुलिन हार्मोन।
और इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है? मधुमेह रोग हो जाता है। तो इस हार्मोन का स्त्राव उचित मात्रा में क्या होगा? नहीं होगा तो शर्करा की मात्रा शरीर में बढ़ जाएगी, जो कि हमारे शरीर के लिए हानिकारक है। फिर है एड्रिनल ग्रंथि। तो एड्रिनल ग्रंथि क्या है? जब भी हम कोई एग्ज़ाम देने जाते हैं या एग्ज़ाम पास में आ जाता है तो हम बेचैन होने लगते हैं, या एग्ज़ाम का रिजल्ट आने वाला होता है तो हमें टेंशन होने लगती है, हमारे दिल की धड़कनें तेज़ हो जाती है, कभी कभी बीपी भी हाई हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा एड्रिनल ग्रंथि के कारण होता है। तो इन संकटकालीन परिस्थितियों का सामना करने के लिए जो क्या है कि जब हमें गुस्सा आता है, जो परीक्षा परिणाम से पूर्व जो हमें बेचैनी होती है, उन सबको नियंत्रित करने के लिए, उन सारी परिस्थितियों का सामना करने के लिए हमारे शरीर द्वारा एक हार्मोन तैयार किया जाता है, जिसे एड्रीनलिन हार्मोन कहते हैं। क्या कहते हैं? एड्रीनलिन हार्मोन कहते हैं। तो संकटकालीन परिस्थितियों का सामना करने के लिए एड्रीनलिन हार्मोन हमारे शरीर को तैयार करता है। कौन तैयार करता है? एड्रीनलिन हार्मोन तैयार करता है हमारे शरीर को इन संकटकालीन परिस्थितियों से निपटने के लिए। और ये एड्रिनलिन हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? एड्रिनल ग्रंथियों द्वारा स्रावित होता है। तो संकटकालीन परिस्थितियों के लिए कौन सा हार्मोन है? एड्रिनलिन हार्मोन है, जो कि एड्रिनल ग्रंथियों द्वारा स्रावित होता है। फिर अगला है पैराथायराइड ग्रंथि। ये हमारे गले में पाई जाने वाली 4 छोटी ग्रंथियाँ हैं। पैराथायराइड ग्रंथियाँ क्या है? कि हमारे गले में पाई जाने वाली 4 छोटी ग्रंथियाँ हैं। ये पैराथायराइड हार्मोन स्रावित करती है। पैराथायराइड ग्रंथियाँ हमारे रुधिर में कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित करती है। क्या करती है? पैराथायराइड ग्रंथियाँ हमारे शरीर में कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित करती है रुधिर में। पैराथायराइड ग्रंथियों का मुख्य कार्य कि हमारे शरीर में रुधिर में जो कैल्शियम की है उसके स्तर को नियंत्रित करना। फिर अगला है थाइमस ग्रंथि। थाइमस ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? वक्ष में पाई जाती है। और बच्चों में इस ग्रंथि का आकार क्या होता है? बड़ा होता है। बच्चों में इस ग्रंथि का आकार बड़ा होता है, यानी कि ऐसी कौन सी ग्रंथि है जिसका आकार बच्चों में बड़ा होता है? तो वह ग्रंथि है थाइमस ग्रंथि। ये थाइमोसिन नामक हार्मोन स्रावित करती है। कौन सा हार्मोन? थाइमोसिन नामक हार्मोन स्रावित करती है। बाल्यकाल में इस ग्रंथि का स्राव कहाँ क्या काम आता है? कि बाल्यकाल में इस ग्रंथि का स्राव जनन अंगों के विकास में सहायक होता है। तो कौन सा हार्मोन स्रावित करती है थाइमस ग्रंथि? थाइमस ग्रंथि थाइमोसिन हार्मोन स्रावित करती है। और इसका कार्य क्या है? जनन अंगों के विकास में सहायक होना। बाल्यकाल में थाइमस ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? वक्ष में पाई जाती है। और बच्चों में इस ग्रंथि का आकार क्या होता है? बड़ा होता है। और ये कौन सा हार्मोन स्रावित करती है? थाइमोसिन हार्मोन स्रावित करती है। इसका कार्य है इस ग्रंथि के स्राव का कि जननांगों के विकास में सहायक होती है। और हमारे शरीर में रोगाणु से लड़ने की जो क्षमता होती है, उस क्षमता का विकास भी इस ग्रंथि के स्राव से होता है। फिर है पीनियल ग्रंथि। तो पीनियल ग्रंथि क्या है? हमें रात्रि के समय तो समय पर नींद आने लग जाती है और प्रातःकाल भी हम निश्चित समय पर उठ जाते हैं। अब उठे नहीं तो क्या हुआ? उठना पड़ता है। या तो घर वाले उठा देते हैं, नहीं तो परीक्षा की चिंता उठा देती है, नहीं तो अपनी ड्यूटी पर जाने की टेंशन हमें उठा ही देती है। तो हम एक निश्चित समय पर सो जाते हैं, निश्चित समय पर उठ जाते हैं। ऐसा किस लिए होता है? तो ऐसा हमारे मस्तिष्क के केंद्र में पाई जाने वाली एक बहुत छोटी सी ग्रंथि है। एक बहुत छोटी सी ग्रंथि जो कहाँ पाई जाती है? हमारे मस्तिष्क के केंद्रक में पाई जाती है। हमारे ऐसा किस लिए होता है? कि हमारे मस्तिष्क के केंद्रक में एक छोटी सी बहुत छोटी ग्रंथि पाई जाती है। उस ग्रंथि वो ग्रंथि कौन सी होती है? पीनियल ग्रंथि होती है। कौन सी ग्रंथि होती है? पीनियल ग्रंथि। और ये पीनियल ग्रंथि कौन सा हार्मोन स्रावित करती है? मिलेटोनिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन? मिलेटोनिन। ध्यान रखना ये हार्मोन मिलेटोनिन, मैं लिख के बता देती हूँ आपको। मिलेटोनिन हार्मोन स्रावित करती है कौन सी ग्रंथि? पीनियल ग्रंथि, जो कहाँ पाई जाती है? हमारे मस्तिष्क में। एक छोटी सी ग्रंथि होती है जो कि हमारे मस्तिष्क में पाई जाती है और स्रावित होने वाला हार्मोन है मिलेटोनिन हार्मोन है। तो ये हार्मोन क्या करता है? हमारे सोने जागने का चक्र मिलेटोनिन हार्मोन द्वारा नियंत्रित होता है। क्या होता है? हमारे सोने और जागने का जो चक्र होता है वो मिलेटोनिन हार्मोन द्वारा नियंत्रित होता है। और इसके अतिरिक्त ये ग्रंथि क्या करती है? जनन हार्मोन को भी नियंत्रित करती है। जो कि हमारे जनन हार्मोन है उनका नियंत्रण भी पीनियल ग्रंथि द्वारा किया जाता है। तो पीनियल ग्रंथि बहुत ज़रूरी है याद रखने के लिए। सारी ग्रंथियाँ बहुत ज़रूरी है। और जो बाकी अंतःस्रावी ग्रंथियाँ हैं उसका अध्ययन है वो हम लोग 9वीं क्लास में है शायद वापस, वो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ सारी, तो वहाँ हम पढ़ेंगे।
उसके बाद है किशोरावस्था और स्वास्थ्य की। किशोरावस्था में स्वास्थ्य की कितनी भूमिका है, कितनी अहम भूमिका किशोरावस्था में स्वास्थ्य निभाता है। तो किशोरावस्था में शरीर तेजी से वृद्धि करता है। संतुलित वृद्धि के लिए आवश्यक है कि हमारा आहार, हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहे, और इस अच्छे स्वास्थ्य के लिए हमारा पोषण भी अच्छा होना चाहिए। तो क्या क्या बातें आवश्यक है अच्छे स्वास्थ्य के लिए किशोरावस्था में, देखते हैं। तो सबसे पहला है पोषण। तो किशोरावस्था में हमारे शरीर का विकास बहुत तेज़ी से होता है और वृद्धि होती है, अतः किशोर को अपने भोजन में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, तो किशोर को अपने भोजन में क्या, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन एवं खनिज लवणों को पर्याप्त मात्रा में लेना आवश्यक होता है। तो हमारा भारतीय भोजन जिसमें क्या है, रोटी, चावल, दाल, सब्जियां आदि होती है। ये क्या है, एक संतुलित आहार है जिसमें रोटी होनी चाहिए, चावल, दाल, सब्जियां, यानी कि इसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज लवण सारे आ गए। ये सारे क्या है, एक संतुलित आहार है। और दूध अपने आप में एक संतुलित भोजन होता है। फल भी हमें पोषण देते हैं, और जो लोह तत्व युक्त फल है वो क्या करते हैं, हमारे शरीर में रुधिर का निर्माण करते हैं, यानी कि लोह तत्व रुधिर का निर्माण करते हैं। पत्तीदार सब्जियां, गुड़, मांस, संतरा, आंवला इत्यादि में लोह तत्व बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें भोजन में अवश्य शामिल करना चाहिए। फिर दूसरा लक्षण क्या है, कौन सी बात आवश्यक रखनी है किशोरावस्था में, कि व्यक्तिगत स्वच्छता। तो हमें प्रतिदिन व्यक्ति को एक बार स्नान करना चाहिए। ये किशोरों के लिए तो बहुत आवश्यक है, तो सबके लिए बहुत आवश्यक है, हमें स्नान तो करना ही चाहिए, क्योंकि श्वेत ग्रंथियों की अत्यधिक क्रियाशीलता के कारण शरीर से ग्रंथियाँ आने लगती है। श्वेत ग्रंथियाँ यानी कि पसीने के कारण शरीर से बहुत अधिक गंध आने लगती है, और शरीर के सभी भागों को स्नान करते वक्त भली भांति साफ करना चाहिए। यदि सफाई नहीं रखी गई हमें तो जीवाणु पैदा होंगे, और जीवाणु पैदा हुए तो संक्रमण का खतरा भी रहेगा। तो अभी इस काल में तो वैसे तो सफाई बहुत ज़रूरी है, लेकिन इस काल में हमें उस सफाई से जो नॉर्मल दिनों में हमें रखते हैं उस सफाई से 3 से 4 गुना ध्यान रखना है। फिर है शारीरिक व्यायाम। शारीरिक व्यायाम में क्या है, ताज़ी हवा में टहलना और खेलना हमारे शरीर को चुस्त व स्वस्थ रखता है। सभी किशोर एवं किशोरियों को नियमित टहलना, व्यायाम करना और खुले वातावरण में खेलना चाहिए। और सबसे ज़रूरी बात है किशोरावस्था के लिए कि नशीले पदार्थों के सेवन से दूर रहना चाहिए। तो कोई कोई कहता है कि नशीला पदार्थ लेने से, यानी कि ड्रग्स वगैरह लेने से आप टेंशन फ्री रहोगे, आपको टेंशन नहीं होगी, आप एकदम रिलैक्स फील करोगे। तो ऐसा कुछ नहीं होता, उनकी आदत लग जाती है। इसके लिए डॉक्टर से बेटर कोई ऑप्शन नहीं होता है। ड्रग्स क्या होता है, नशीले पदार्थ होते हैं जिनकी आदत पड़ जाती है। यदि हमें एक बार ले लिया तो फिर उनकी हमें तलब होने लगती है, इनको लेने की बार बार इच्छा होती है। तो ये क्या करते हैं कि सामाजिक स्वास्थ्य को, आर्थिक समानता है, जो समाज की व्यवस्था है, उसको सबको खराब कर देते हैं। फिर थोड़ा सा इसमें एड्स के बारे में दिया हुआ है कि जो कि HIV नामक खतरनाक वायरस से होता है। तो ये वायरस एक पीड़ित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति के ड्रग के लिए इस्तेमाल की जाने वाली सिरिंज द्वारा भी हो सकता है। जो ड्रग के लिए जो सिरिंज से ड्रग्स इस्तेमाल होती है, अगर वो कोई ड्रग्स सिरिंज के द्वारा ले रहा हो, जिसने ली हो, तो वो कोई HIV पीड़ित है, यानी कि एड्स वाला मरीज है, उस मरीज की जो सिरिंज उसने यूज़ में ली है, वो किसी स्वस्थ व्यक्ति ने ले ली, तो वो उसे भी हो जाता है। तो ये पढ़ा हमने कक्षा 7 की विज्ञान का छठा चैप्टर अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। तो इसमें क्या पढ़ा हमने मुख्य बिंदु, तो 11 वर्ष की आयु से जो प्रारंभ होकर 18 वर्ष की आयु तक हमारे शरीर में जो परिवर्तन होते हैं वो क्या, कौन सी अवस्था कहलाती है, किशोरावस्था कहलाती है। हार्मोन हमारे शरीर के अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा रुधिर में स्रावित होते हैं। भोजन में आयोडीन की कमी से गलगंड नामक रोग होने की संभावना रहती है। मधुमेह नामक रोग रक्त में इंसुलिन हार्मोन की कमी से होता है। प्यूस ग्रंथि द्वारा स्रावित वृद्धि हार्मोन शरीर की वृद्धि को नियंत्रित करता है। पीनियल ग्रंथि मिलेटोनिन नामक हार्मोन स्रावित करती है। और संकटकालीन परिस्थितियों का सामना करने के लिए एड्रेनलिन हार्मोन हमारे शरीर को तैयार करता है। किशोरावस्था के अच्छे स्वास्थ्य के लिए संतुलित आहार, व्यक्तिगत स्वच्छता, शारीरिक व्यायाम और नशीले पदार्थों से दूर रहना अत्यधिक आवश्यक होता है। तो हमारे शरीर में पीयूष ग्रंथि, अवटु ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि आदि सारी अंतःस्रावी ग्रंथियाँ पाई जाती है। तो ये हमने पढ़ा कक्षा 7 की विज्ञान का छठा चैप्टर अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, एंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो ये पढ़ ली हमने पूरी। और अब हम पढ़ेंगे इसके बाद में कक्षा 7 की विज्ञान का 7वां चैप्टर, और उसके साथ में जो पुलिस कांस्टेबल है उसके नोट्स मैंने तैयार कर लिए, थोड़े से बाकी है तो उनके वीडियो में मैं कल तक अपलोड कर दूँगी।
तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और एक भाई साहब ने कमेंट किया कि बुक्स तो हम ही पढ़ लेंगे। तो भाई साहब, पढ़नी हमें बुक्स ही है और कुछ नहीं पढ़ना है। जो मैंने पढ़ा है वो भी मैं बुक से ही पढ़ा रही हूँ, कोई ज्ञान मुझे कहीं मिला नहीं है, मैंने भी बुक से ही पढ़ा है। और ये बुक ही आती है एग्ज़ाम में कि हाँ बुक पढ़ना है, तो ये बुक ही पढ़नी है हमें और ये बुक से ही क्वेश्चन आएंगे। तो जो अगर आपने कभी किताबों से वास्ता रखा है तो पुराने कंपटीशन एग्ज़ाम के पेपर उठा लेना, रीट के पेपर उठा लेना, जिसमें देखना कि आप जो हमारे लास्ट में क्वेश्चंस होते हैं जो इस पार्ट के अभी नहीं देखे हैं, अभ्यास प्रश्न अभ्यासोदय वाले, बहुत से कंपटीशन एग्जाम में वो वैसे के वैसे आ जाते हैं। बहुत सारे कंपटीशन, स्पेशली रीट और जो पटवार की जो सामान्य ज्ञान की सामान्य विज्ञान आती है पटवार में, उसमें ये क्वेश्चन ऐसे के ऐसे छप जाते हैं, इनमें ऑप्शन भी चेंज नहीं होते हैं। तो जो फालतू की एक्स्ट्रा पंचायती करने कमेंट में आ जाते हैं, उन लोगों से निवेदन है कि पढ़ाई पे ध्यान दीजिए कि मैडम आप तो किताब से ही पढ़ा रही है, तो पढ़ाएंगे तो किताब से, और कहाँ से लेके आएंगे ये ज्ञान? किताब से ही पढ़ना है हमें, और हम भी किताब से पढ़ रहे हैं और आपको भी किताब से ही पढ़ना है और किताब से पढ़ के ही कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम क्लियर करना है। तो इस पाठ के प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। इंसुलिन हार्मोन स्रावित करने वाली अंतःस्रावी ग्रंथि का नाम क्या है? दूसरा प्रश्न है, भोजन में कौन से तत्वों की कमी से गलगन नामक रोग होने की संभावना रहती है? तीसरा, किशोरावस्था में अच्छे स्वास्थ्य के लिए क्या आवश्यक है? इन सब के उत्तर आपको बताने हैं कमेंट करके। और इस जो पीछे अभ्यास प्रश्न दिए हुए हैं, इन सारों की 6ठी 7वीं और 8वीं की विज्ञान के अभ्यास प्रश्न की मैं एक साथ में PDF बना के आंसर समेत हर ऑप्शन को समझाते मैं वीडियो बनाऊंगी, तब आपको अच्छे से और समझ में आ जाएगा। ठीक है, अभी का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। जो हमने पढ़ लिया कि अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, उसके लिए वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अभी का वीडियो यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ में। धन्यवाद।